शुभ्रा अपनी पूरी ताकत लगाकर उस अनजान व्यक्ति के गिरफ्त से छूटने की कोशिश करती है, लेकिन इसमें नाकाम रहती है। उसने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उस आदमी ने उसका मुंह इतने जोर से दबा रखा था कि लाख कोशिश करने के बाद भी वह चीख ना सकी। मन ही मन वह भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि काश उसकी माँ कमरे में आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वह शख्स जो कोई भी था, उसने उसकी अस्मत को तार तार कर दिया था। जब वो थक कर अलग हो गया तो उसका साथी उसके शरीर पर किसी भूखे भेड़िए की तरह टूट पड़ा। शुभ्रा का तन ही नहीं बल्कि मन भी लहूलुहान हो चुका था। वे दोनों दरिंदे अपने मकसद में कामयाब होकर रात के अंधेरे में खो चुके थे। थोड़ी देर बाद कमरे में रोशनी हुई। उसने घबरा कर अपनी आंखें खोली, उठने की कोशिश की। शुभ्रा ने सोचा शायद माँ छत से नीचे आ चुकी है, लेकिन नहीं, यह उसकी गलत फहमी थी। यह तो उसका एक अधेड़ आदमी था जो अपनी कुटिल मुस्कान और आंखों में भीड़ की चमक लेकर उसे घूरे जा रहा था। बड़ी मुश्किल से शुभ्रा ने अपनी पीड़ा को दबाते हुए उठने की कोशिश की और डरते डरते बोली, कौन हो तुम? आप इतनी भी क्या जल्दी है? जान जाओगी धीरे धीरे मैं कौन हूँ। इतना कहकर उस आदमी ने कमरे का दरवाजा बंद किया और उसके जिम से बसे हुए कपड़े को तार तार करते हुए बड़ी बेदर्दी के साथ उसके शरीर के साथ खेलता रहा। दर्द के मारे शुभ्रा मानो बेहोश से हुई जा रही थी। उसकी आंखें बंद हो रही थी। डूबती हुई आंखों से उसने देखा कि उस अधेड़ आदमी ने अपनी मूंछ पर ताव देते हुए कहा, चलो कोई बात नहीं, 20 साल के बाद ही सही मैंने अपने अपमान का बदला ले लिया है। बड़ा घमंड था ना तेरे बाप और दादा को अपनी ऊंची नाक और खानदान पर। देख ले, मैं उसे तार तार कर रख दिया। अरे खबरदार, तूने इस घटना के बारे में बताते हुए हम से किसी का भी नाम लिया तो याद रखना तेरी माँ का भी यह हश्र होगा जो तेरा क्या है। तुम दोनों यहाँ से सलामत नहीं जा पाओगे। हमारी हिम्मत और ताकत का अंदाजा तो तुम्हें हो ही गया होगा कि हम तुम्हारे ही घर में इतने सारे लोगों के बीच तुम्हारा यह हाल कर सकते हैं। तो सोच लो तुम्हारी माँ का क्या होगा। इतना कहकर वह अधेड़ आदमी अपने मुँह पर ताव देता हुआ चला गया। शुभ्रा बुरी तरह डर चुकी थी। सचमुच उसे यह रात का अंदाजा हो गया कि यह लोग जो भी है बहुत खतरनाक है, क्योंकि इस भीड़ वाले घर में भी आकर वही इतने लोग बड़े हादसे का अंजाम दे सकते हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं भी उसकी माँ को भी नुकसान पहुंचा दे। इन्हीं बातों को सोचते हुए कब यह बेहोश हो गई पता भी नहीं चला। तकरीबन घंटे के बाद जब उसकी आँख खुली तो उसने फिर अपने शरीर के ऊपर वजन महसूस किया। वह करा उठी, लेकिन उसके अंदर भी इतनी ताकत नहीं बची थी कि वह इसका विरोध कर सके। कमरे की रोशनी में उसके साफ साफ देखा कि वह अधेड़ आदमी दोबारा उसके शरीर के साथ दुष्कर्म कर रहा था। उसे बेहोश में आता हुआ देखकर एक जहरीली मुस्कान के साथ उसने कहा, क्या करूँ, तेरा यह कुंवारा और शानदार हसीन जिस्म लेकर मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए मैं दोबारा आ गया। घबरा मत, घर के सारे लोग छत पर घोड़े बेचकर सो रहे हैं। इतना कहकर वह अपनी पूरी ताकत के साथ उसके शरीर को छत बिछत करने लगा। पीड़ा की अधिकता केवल घबराहट की स्थिति में उसने अपनी बंद होती आंखों से उस आदमी की ओर देखा जो अपने मुँह पर ताव देता हुआ उसकी और उपहास भरी नजरों से देखकर कमरे से बाहर चला जा रहा था। सुबह एक बार फिर से बेहोश हो चुकी थी। सुबह जब उसे होश आया तो उसने अपने कमरे में लोगों की भीड़ देखी। उसकी माँ फूट फूट कर रो जा रही थी। शुभ्रा के मामा और नाना दोनों ही गुस्से और नफरत से बौखला कर बेसब्री से उसकी बेहोश आने में प्रतीक्षा कर रहे थे ताकि वह कुछ बता सके। उसे होश में आता हुआ देखकर उसकी माँ उसका सर अपनी गोद में लिया और रोती हुई बोली, तेरे साथ यह गंदी हरकत किसने की है? कौन था वह? मुझे बताओ। तूने उस वक्त शोर क्यों नहीं कर लोगों को जगाया क्यों नहीं? शुभ्रा के कानों में सब की आवाज़ जा रही थी, लेकिन वह किसी भी बात का जवाब देने की स्थिति में नहीं थे। उसकी माँ, मामा और नाना तीनों बार बार उसे सवाल किए जा रहे थे। शुभ्रा कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसकी आंखें समान उस अधेड़ आदमी का चेहरा घूम रहा था। उसके साथ ही उसकी कुटिल मुस्कान और लोमड़ी की समान चमकती आंखें घूम गए। उसे याद आया कि उस आदमी ने जाते वक्त उसे धमकी दी थी कि अगर उसने किसी को उसके बारे में बताया तो उसके साथ उसकी माँ का भी यही हाल होगा। शुभ्रा मन ही मन सोच रही थी कि वह आदमी जो कोई भी है
इनके रिश्तेदार में ही है ताकि तो इतनी रात को आराम से उसके कमरे में आ गया। वह बुरी तरह डरी हुई थी। नाना जी सब परिवार के लोगों को शांत करने में लगे हुए थे कि घर की इज्जत की बात है, अगर बात बाहर फैल गई तो पूरे परिवार की बदनामी तो होगी, इसके साथ ही इस लड़की की ज़िंदगी भी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए उन्होंने सख्त ताकीद की कि इस बारे में अब और कुछ बात नहीं किया जाएगा। शुभ्रा की माँ आंसू तो थम ही नहीं रहे थे। वह सोच रही थी अगर इस बात का पता अगर उसके पति को चला तो अनर्थ हो जाएगा। उन्हें अपनी बेटी जान से प्यारी थी, भले ही वह फांसी पर चढ़ जाए, लेकिन इस घर के सभी लोगों को जान से मार देंगे। इसी तरह पूरा सप्ताह गुजर गया। बात फैल जाने के डर से उसे डॉक्टर के पास भी नहीं ले जाया गया। घरेलू उपचार करके ही उसे स्वस्थ करने की कोशिश की गई। जब शुभ्रा की तबीयत थोड़ी संभली तो उसकी माँ ने उससे पूछा कि कौन थे वह लोग जिसने उसके साथ ऐसी गंदी हरकत की। उस घटना की याद कर आते ही एक बार फिर से शुभ्रा की रूह कांप गई। उसने बड़ी मुश्किल से सिर्फ इतना ही कहा कि वह आदमी जो कोई भी था। उसने दादाजी और पापा को गाली देते हुए कहा कि भले ही 20 साल बीत चुके हैं, लेकिन फिर भी मैंने अपना बदला ले लिया। अपनी बेटी के मुंह से ये बात सुनकर शुभ्रा माँ मानो सातवें आसमान से गिरी। उसकी माँ आंखों के आगे अंधेरा से छा गया। अपनी बेटी की ओर देखते देखते कब से चक्कर आ गए, लहराते हुए जमीन पर गिर गए। उसे पता भी नहीं चला। अपनी बेटी की बात सुनकर शुभ्रा की माँ क्यों बेहोश हो गई, जानने के लिए इसका अगला भाग सुने। यह बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि आज भी जब किसी लड़की के साथ ऐसी घटना होती है तो घर के लोग बात को दबाने की कोशिश करते हैं ताकि घर की इज्जत बनी रहे, यह लड़की की बदनामी ना हो, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। दोषी को हर हाल में सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन एक बड़ा प्रश्न बनकर खड़ा हो जाता है क्योंकि हमारे कानून की किताब में इतने छेद हैं कि अपराधी अपराध करके किसी भी सुराग से बाहर निकल जाता है। अगर स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें, और थोड़ी सी अच्छी लगे तो